हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पार्ट को देखने वाले हैं। ऑलरेडी जो दो हमारी क्लासेज हुई हैं, इसके पहले वाली क्लास में हम इस एक्सरसाइज के पहले जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं यानी कि उदाहरण, तो उनके सारे एग्जाम्पल्स को हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पार्ट को देखने वाले हैं। और अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल्स को देखे होंगे तो आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। आप जो है हमारे पढ़ाने के पहले ही आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है सारे क्वेश्चन को फिर भी कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो है हमसे कह रहा है कि नीचे कुछ हमारे नंबर्स दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं को हमें जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आप सभी को हमने पढ़ाया है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भाज्य संख्या होती है सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चंस है, जिनमें हमें नीचे जो अपने कुछ संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जो है लिखना है। तो जिसमें सबसे पहला है 140 यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो 140 है। कौन सा है? 140। तो 140 है। उसके बाद जो है यहाँ पे तमाम सारे क्वेश्चंस को लिख देते हैं। दूसरा है 156 और तीसरा जो है अपना 3825 है और चौथा जो है वो है 5005 और जो पांचवा है वो है 7429। तो इन सारी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। ये भी कंपोजिट नंबर है तो व्यक्त किया जा सकता है प्रमेय के अनुसार। तो देखिए क्या करते हैं, आप छोटी क्लास में एलसीएम निकालने के लिए या फिर क्लास 8th में जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए आप इस तरह से गुणनखंड करते थे, काटते थे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले 140 को इस तरह से काटेंगे और यहाँ पे जो भी काटने में नंबर्स यूज करेंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसको जो है काटेंगे तो यहाँ पे 7 टाइम जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से काटेंगे तो 2 का 7 में ले जाएंगे तो 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो जाएगा। अब ये कटेगा अपना 5 से तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ से 7 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो 140 है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, ये 5 लिखा गया है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो और इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे में कितना, 7। तो ये रहा अपना 140 और 140 को हमने जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यही आपसे करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। दूसरा है अपना 156। तो अब दूसरा 156 को करते हैं। यहाँ पे दूसरा निकालते हैं 156। तो 156 को काटेंगे ऐसे, 2 से कट जाएगा ये। जब तक लास्ट में इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है लास्ट डिजिट, तब तक वो 2 से कटता है। तो काटेंगे 2 7 जा 15 यानी कि 2 7 14, 15 लाना था, 1 बच गया, 2 8 16। फिर से 2 से कट जाएगा ये तो आ जाएगा 2 3 6 और 1 बचा तो 18 हो गया, 2 9 18। अब ये 9 3 12, 3 से कट जाता है। 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद 13 से कट जाएगा, 13 1 13 आ जाएगा। तो जो अपना 156 है उसको हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 बार है, इसका मतलब 2 की घात 2 हो जाएगी गुणे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। देखिए इस तरह से करेंगे तो 2 की घात 2, उसके बाद जो है गुणे 3 गुणे 13 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 3 9, 13 आ जाएगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा अपना जो है वो है 38 25। तो यहाँ पे करते हैं तीसरा करते हैं यहाँ पे 38 और कितना है यहाँ पे 25। तो 38 25 को काटते हैं तो ये जो है लास्ट में जो है 5 दिखाई दे रहा है तो ये 5 से ज़रूर कट जाएगा, तो 5 से ही काट लेते हैं। तो कितना बन जाएगा ये 5 7 35
7 बार गया, 38 लाना था, 35 तक पहुँचे हैं तो 3 बचा, तो 32 हो जाएगा, 5 छक 30, 2 32, 25 हो जाएगा, 50 25, फिर से 5 दिख रहा है लास्ट में, फिर से 5 से काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 के 5, 2 7, 26 हो जाएगा, 50 25, 1 26, तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये किससे कट जाएगा, 5 1 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 5 15, 3 1 के 3, फिर से 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, सॉरी 3 1 के 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 21, अब ये 70 से कट जाएगा, 17 1 के 17। तो जो 38 25 है वो अपना बन गया 5 की घात 2, देखिए 2 बार 5 आया, गुणे 3 की घात 2, गुणे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो आप घात में लिखें, ये ज़रूरी नहीं है, अगर लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे भी हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में हालांकि एक बार करके दिखा दिया, जैसे कि ये देखिए, तो ऐसे हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 38, अच्छा यहाँ पे 38 25 है यार, 38 25 को जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और 38 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और गुणे कितना यहाँ पे 17। तो ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है, गलत नहीं है ये भी। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। अब उसके बाद जो है बढ़ते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 5000 और 5 लिखा गया है। तो 5 से कट जाएगा, 5 दिखाई दे रहा है, एक बार गया, दोनों जीरो उतर जाएगा, 5 1 के 5 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 1001 है, तो 1001 जो है 9 से तो कटेगा नहीं, 9 1 के 9, 9 1 10, फिर 9 1 के 9, 9 1 10 नहीं कटेगा। 11 से ये जो है, ये 11 से भी नहीं कट जाएगा। तो ये जो 5005 है ना, ये इसके बाद जो है ये कटेगा, शायद स्वयं से ही कटेगा ये। एक बार जो है अच्छा 11 से यार ये कटना चाहिए भाई, 11 से जो है देख लेते हैं यार, 11 9 99, अच्छा 11 से ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे इसको, तो 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 9 बार जाएगा, 99, एक बच गया, 11 1 के 11। अब ये कटेगा 3 से, अभी आपने देखा था 91 ही कहीं आया था, नहीं आया था, कोई बात नहीं है, चलो 13 से कटेगा, ये कितने से कटेगा, 13 से, 13 7 91, 7 से काट देंगे, 7 1 के 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कट जाएगा। तो जो 5005 आएगा वो बन जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे में कितना है यहाँ पे 7, तो 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, तो इस तरह से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, तो ये इस तरह से कट जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है लास्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 74 25, तो पाँचवा जो है वो अपना है 74 और कितना 29 है, 25 नहीं, कितना है 29, 74 29 लास्ट है ये अपना पाँचवा। तो 74 29 किससे कटेगा, तब तक आप लोग एक बार ध्यान से देखिए इसको। तो जो 74 29 है वो आपका कितने से कटने वाला है देखिए पहले तो इसको 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 7 4 11 2 13 13 9 22, 22 3 से नहीं कटता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 4 से वैसे नहीं कटेगा। 2 अंक देखते हैं, 5 से 5 होना चाहिए, 6 से, जब 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 1 के 7 हो गया, 7 6 42 हो गया, 9 आ जाएगा, लास्ट में नहीं कटेगा। 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट का 3 अंक देखते हैं, 8 5 40 नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि 3 से नहीं कटा है। 10 11 से जो है ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 6 आ जाएगा, 66 आ जाएगा यहाँ से। 11 छक्का 66, 74 लेके आना है ना, 11 छक्का 66 हो गया, 74 लेके आना है। तो 4 उधर 6 उधर है, तो जो हो जाएगा हमारा 4 इधर 4 इधर, तो 8 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 11 से 77, 3 नहीं कटेगा। 11 से 12 से नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं, ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 13 से जो है 13 छक्का 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से तो कटेगा नहीं, 15 से नहीं कटेगा, 16 से तो एकदम नहीं कटेगा। 17 से देख लेते हैं एक बार, 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौका 68 हो गया। 2 लगाएंगे इधर, 70, 4 उधर 6 बच गया, 62 हो जाएगा। 17 तिया 51,
17 3 51, 51 9 इधर, 2 इधर 11। हाँ अब ये 17 से कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा। तो 17 से काटेंगे जब इसको, 17 चौका 68, तो 2 मिला देंगे तो 70 हो जाएगा, 4 इधर मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 इसमें बचा, 62 हो जाएगा। 17 3 51, 51 9 60 और 2 62, 11 बचे, 119 हो जाएगा। 17 7 119। तो अभी ये 17 से कट गया। अब ये कितने से कट जाएगा, फिर से 17 से कटेगा क्या, ये 17 दूनी 34, 10 43, सॉरी 34 6 9, 34 9 43, 97 हो जाएगा, नहीं कटेगा 17 से। अब ये कट जाएगा जो है 17 से नहीं कटेगा, 18 से तो एकदम नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कट जाएगा जो है हमारा 19 से देखते हैं। 19 दूना 38 और 38 5 57 हो जाएगा 19 से। हाँ 19 से कट जा रहा है, तो 19 दूना हुआ 38 और 5 बचा 57 हो गया, 19 3 57 हो जाएगा। और 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 1 23 हो जाएगा। तो जो 74 29 निकल के आया है अपना, ये बहुत खतरनाक नंबर से कटा है। ये आ जाएगा 17 19 इंटू में कितना 23। तो इतने नंबर से जो है ये हमारे 5 क्वेश्चन जो थे, जिनको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, वो कुछ इस प्रकार से हुए, जिसमें लास्ट वाला थोड़ा सा टफ था। बहुत आगे तक जो है हमको यहाँ पे नंबर लेके जाना पड़ा, तब जाके ये कटा हुआ। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, करते हैं उसको, लेकिन उसके पहले इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है ये, बहुत ही आसान है। और ये सब इस तरह के क्वेश्चन आप जो है अपने छोटे क्लासेस में बहुत काटे पीटे होंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि, क्या बोला दूसरे भाई, हाँ कह रहा है कि नीचे कुछ पूर्णांक युग्म दिए गए हैं, यानी कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमने आपको एक सूत्र लिखाया था कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमें जांच करना है कि ये नीचे जो संख्याएं दी गई हैं, जो पूर्णांक के युग्म दिए गए हैं, क्या इनमें ये चीज़ फॉलो हो रही है कि इनका जो लासा और जो मासा का गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो हमें नीचे दी गई संख्याओं के सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद जो है नीचे दी गई चीज़ को जाँच करना। तो हमारे पास पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका जो पहला पार्ट है, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 दिया है, 26 और 91 दिया है। तो चलिए 26 और 91 को निकाल लेते हैं। और दूसरा है 510 और 92, यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। दूसरा है 510 कामा 92, और तीसरा हमारा है 336 और 54 है। तीसरा हमारे पास है 336 और 54 है। तो चलिए एक एक करके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालने के लिए 26 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 13 से ही कटेगा, अभाज्य संख्या है 1 आ जाएगा। उसके बाद 91 को काटेंगे, 13 से कटता है ये, 13 7 91, 7 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 26 को ऐसे लिखेंगे, जो उनका गुणनखंड आया है पावर के फॉर्म में लिखेंगे। पावर तो अब यहाँ बनाएंगे नहीं, सिंगल सिंगल पावर ही रहेगा। और 91 हो जाएगा, और 91 हमारा हो जाएगा 13 गुणे में कितना 7। लाइन खींचे ऐसे, और यहाँ पे लिखिए एचसीएफ इज इक्वल टू, हिंदी में इसको मासा कहते हैं, महत्तम समाप वर्त बोलते हैं। तो जो चीज़ कॉमन है वही होती है। तो दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा कि 13 है। तो जो एचसीएफ निकल के आया वो 13 है। एलसीएम भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि लासा निकाल लेते हैं। तो जो इनका लासा आएगा, जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले कॉमन चीज़ को लेते हैं। तो कॉमन चीज़ को पकड़ेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, गुणे 2 को भी उतारेंगे जो कॉमन नहीं होता है, और गुणे 7 को भी उतारेंगे। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा जो है 13 से 91 हो जाएगा, और 91 गुणे 2 तो अपना बन जाएगा 2 के 2 दोनों 18, 182 आ जाएगा।
तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 182 आएगा और जो एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा। अब हम यहाँ पे जांच करते हैं, अब जांच भी कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे, जिसको वेरीफाई कहते हैं इंग्लिश में। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलसीएम अपना कितना निकला है 182 गुणे एचसीएफ कितना है 13 है, गुणे फर्स्ट नंबर कितना है 26 है, इंटू सेकंड नंबर कितना है 91 है। चलिए इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कराएंगे तो 13 दूनी 26 के 6 आ जाएगा और 13 8 104 और 2 हासिल मिला देंगे तो 106, 106 में हासिल 10 आ जाएगा और 13 के 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2366 आ जाएगा। इधर कराते हैं गुणा, तो इधर गुणा कराएंगे जब हम अपना, तो 26 गुणे 91, तो 6 के 6 और 2 1 के 2, इधर 9 छक 54 के 4, 9 दूनी 18 5 23, तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 6 और 3 और 1 हासिल नहीं है, तो 2366 आ रहा आ तो रहा भैया 2366, तो 2366 यहाँ पे निकल के आ गया। इसका मतलब यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ये बात क्या है सत्य है, तो यहाँ पे सत्य है, वेरीफाई हो गया, जांच हो गया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मतलब होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से यहाँ पे वेरीफाई हो गया। दूसरा निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 510 है, तो 510 को फैक्टराइज करेंगे, कितना बन जाएगा इधर, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 2 7 5 12, 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि जोड़ 3 से कट रहा है। सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटती है। तो 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, आपकी जोड़ने पर नहीं कट रहा है, मतलब अब 3 से नहीं कटेगा। तो फिर कितने से कटेगा, 5 अगर लास्ट में दिखाई देता तो 5 से जरूर कट जाएगा। तो 5 1 के 5, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगला 510 को काट लिए, 92 को काटते हैं। यहाँ पे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 92 का क्या होगा, तो ये कटेगा 2 से, 2 चौक 8 और यहाँ पे 2 छक 12, यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये सीधे 23 से कटेगा, तो 23 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो देखिए 510 निकला है किसके बराबर, वो निकला है 2 गुणे 3 गुणे में कितना 5 और गुणे में कितना 17, और जो 92 आया है वो हमारा आया है 2 की घात 2 गुणे 23। इनको जो है अब निकालते हैं इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको बताया हूँ कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जो नंबर दोनों में कॉमन होती है और जिसकी पावर कॉमन वाले में जिसकी पावर छोटी होती है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और छोटी पावर यहाँ पे है 2 की घात 1 और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 जो कि छोटा वाला पावर है वो कॉमन लिया जाएगा, पावर सहित कॉमन आएगा, बेस और पावर सहित। तो यहाँ पे 2 की घात 1 यानी कि 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो देखते हैं एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम में हमने आपको सिखाया है कि जो कॉमन है उनमें बड़ी पावर वाले को लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात 2 आएगी गुणे जो कॉमन नहीं है उनको भी उतारेंगे। तो कॉमन नहीं है तो ये अपना 23 भी आएगा, गुणे 3 आएगा, गुणे 5 आएगा और गुणे 70 आ जाएगा। इनको गुणा कराते हैं, देखते हैं कितना आता है ये। तो जब गुणा कराएंगे तो इधर आ जाएगा 4 गुणे, इधर आ जाएगा 23 गुणे 5 3 15 हो जाएगा इधर, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 17। इनको कराते हैं गुणा। तो जब इनको गुणा कराएंगे इन दोनों को गुणा कराते हैं तो 15 चौका कितना हो जाएगा इधर 60, यहीं आगे लिख देते हैं यार। तो कितना हो गया ये 15 चौका 60, इन दोनों को कराएंगे जल्दी हो जाएगा। 15 चौका 60, तो अगर 6 का पहाड़ा यहाँ पढ़ लेंगे, 17 छक्का 102 ऐसे कर लेंगे। 15 चौका 60 हो गया और 60 का 17 में कराएंगे तो 17 छक्का 102, एक जीरो भी उतारेंगे क्योंकि 60 में करा रहे हैं ना। और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है 15 चौका 60, 17 छक्का 102, एक जीरो उतरेगा और गुणे यहाँ पे अपना हो जाएगा 23। 23 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 23 दूना 46 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 23 के 23, तो 2360 आएगा हमारा। 2360 आ जाएगा हमारा क्या इसका लासा, कितना आएगा 2360, 23460, कितना 23460।
तो 23,460 आएगा इसका लासा। अब यहाँ पे हम लोग जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं। देखिए तो जांच में क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में क्या सेकंड नंबर। एलसीएम 23,460 आया गुणे एचसीएफ 2 आ गया गुणे इधर 510 और गुणे कितना 92। ठीक है, इनको गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा अपना 0, 2 छक 12 के 2, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6, 1 7 और 2 दूनी 4, 47 920 आ गया। और इधर गुणा कराएंगे कितना आएगा, तो इधर कराते हैं 91 का और जो है 92 का कराते हैं और 51 का कराते हैं। 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 9 45, 1 46। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे यार, कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पे हासिल नहीं है यार, यहाँ पे गलत हो गया क्या। 0, 2 छक 12 के 2, 2 चौका 8 के 9, 2 3 6 ही आएगा। अब देखते कितना जाएगा, 2 9 4 6, अब यहाँ पे 4, 46 92, 46 92 और इधर वाला ये 0, 46 92 0। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो वेरीफाई हो गया, मतलब ये सत्य है। सत्य मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ निकला वो सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो तीसरे में देखिए क्या कह रहा है, तो जो तीसरा है उसको यहाँ लगाते हैं यहाँ। चलिए तीसरा है अपना, तीसरा में जो है पहला है 336, अब 336 को काटेंगे यहाँ पे, दो से कटेगा ये, तो 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 2 1 के 2, 1 3, 2 छक 12, 1 13, 2 8 16, सही है ना। फिर से 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 से काट देंगे, 3 7 21, 7 से काट देंगे, 7 1 के 7, तो ये आ गया। और जो है 54 को भी यहाँ पे काट लेते हैं, तो 54 किससे किससे कट जाएगा, तो 54 अपना जो है कटेगा, और उधर लिखना चाहिए यार, 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 से कटेगा, 3 1 के 3। तो इस तरह से कुछ कटा हुआ है। तो 336 है वो हमारा कितना आएगा, 336 जो आया है वो 1 2 3 4, 4 बार 2 यानी कि 2 की घात 4 आई, इंटू 3 आया, इंटू में कितना आया 7 आया। और जो 54 है वो कितना आया, 54 में आया 2 गुणे 3 की घात 3 आई। अब लाइन खींचेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, जो छोटी पावर होगी कॉमन वाली वो पकड़ेंगे, तो यहाँ 2 यहाँ भी है, छोटा है 2 की घात 1, इंटू 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे छोटा है 3 की घात 1। तो कुल मिला के जो एचसीएफ की वैल्यू निकली है वो अपनी आ जाएगी 6। तो इसका जो मासा वो 6 है। लासा की बात करते हैं, एलसीएम कितना आएगा चलिए यहाँ से निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में जो बड़ी पावर है कॉमन वाली वो पकड़ेंगे, 2 की घात 4 गुणे जो बड़ी पावर है वो पकड़ेंगे 3 की घात 3 और गुणे में कितना 7 आ गया। तो ठीक है, तो एलसीएम निकल के ही आया है। थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 की जो घात 4 होती है वो 16 के बराबर है, 3 की घात 27 के बराबर है, गुणे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 सत्ते कितना होता है 112 और गुणे में कितना 27, तो 112 गुणे 27 कर लेते हैं यहाँ पे, 112 गुणे 27, तो 7 दूनी 14 के 4 और 7 1 के 7 और एक हासिल 8 और 7 1 के 7 हो जाएगा इधर। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 8 4 12 के 2, 7 2 9 और 1 10, हासिल कितना आ जाएगा 1 2 1 3, तो 30 24 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 24, ठीक है। तो यह आ जाएगा एलसीएम निकल के 30 24। अब यहाँ पे जांच कर लेते हैं इनके उत्तर की, क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो करते हैं जांच। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो
तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, LCM गुणे HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM निकला है 30 24 गुणे HCF कितना निकला है 6 बराबर पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 54 है। इनको गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 336 का 54 में कराते हैं, तो 4 छक 24 के 4 2 आ जाएगा, 4 3 12, 2 14 के 4 2 1 आ जाएगा और 4 3 12 और 1 हासिल कितना 13, 5 छक 30 के 0 और 5 3 15 और 3 18 के 8 और 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 और उसके बाद 6 1 7 1 8 और यहाँ पे कितना 8, तो आगे यही। तो इसका मतलब है कि ये सही है 181 और कितना यहाँ पे 44, तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये क्या है, ये सही है। तो इस तरह से हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें LCM और HCF निकालने थे और हमें जांच करना था कि LCM गुणे HCF क्या उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें फिर से कहा गया है कि जो कुछ अभाज्य मतलब कुछ यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं उनका हमें LCM और HCF निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन को भी करते हैं और अभी जो जिस मेथड से हमने यहाँ पे निकाला है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाला गया है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही तीसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको जो है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें निम्नलिखित संख्याओं के LCM और HCF निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे जो है लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है अपने पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है यह क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। पहला है 12 15 और कितना है 21, और जो दूसरा है वो है 17 23 और 29, 17 23 और 29 यानी कि 17 23 एंड 29। उसके बाद है थर्ड नंबर पे आएगा अपना 8 9 25, 8 9 और कितना 25। तो इन 3 संख्याओं के हमें निकालने हैं HCF और LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इसका निकालना है। तो चलिए इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। अभी आपने 2 क्वेश्चन देखा, जिसमें अभी जस्ट जो ख़त्म किए थे क्वेश्चन नंबर 2, उसी के जैसा करना, बस वहाँ पे सिर्फ 2 संख्याएँ थे, यहाँ पे कितनी संख्याएँ हैं 3 संख्याएँ दी गई हैं, फ़र्क बस इतना ही है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है लगाते हैं। एक मिनट। हाँ चलिए इसको लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से करना, तो मतलब सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। 12 का गुणनखंड सीधे निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 टाइम जाएगा, ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पे जो 12 निकला है वो अपना कितना आया है 12 आया है कितना, यहाँ पे 2 × 2 × 3 आ गया। इसी चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग जो है कि जो 12 है और 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू में कितना 3। इसी तरह से 15 का भी निकालेंगे, तो जो 15 आएगा वो कितना आएगा 3 से डिवाइड होगा तो 5 टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम जाएगा। तो 15 है 3 इंटू में कितना 5, और लास्ट है 21 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 21 के निकले हैं 3 इंटू में कितना 7। यहाँ लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू कितना होगा। HCF क्या करते हैं, बताया था कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनमें जो छोटा वाला कॉमन फैक्टर होता है, छोटा वाला मतलब छोटी पावर वाला, उसको पकड़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है, 3 है, 3 हर जगह है और हर जगह 3 की पावर सेम है, तो यहाँ पे तो 3 ही कॉमन हो जाएगा, उसकी पावर कितनी है 1 इंटू, और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है, इसी वजह से इनका जो HCF होगा वो 3 होगा। 3 ऐसा संख्या जो दोनों को काटता है। HCF का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो जिन जिन नंबर के HCF निकालते हैं उनको काट दे और वो सबसे बड़ी वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको काटने वाली जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वो अपनी है 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा, तो HCF वही नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। LCM क्या होगा, इसी में देख लेते हैं LCM क्या होगा। तो LCM में क्या करती हैं, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो और बड़ी पावर वाले को लिखते हैं। अब यहाँ पे पावर तो हर जगह सेम है 3 का, इसलिए यहाँ पे 3 ही लिखा जाएगा इंटू 2 की पावर जो कॉमन नहीं है उनको उतारेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना 5 भी उतरेगा और इंटू में कितना 7 उतरेगा, कितना बन जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू में कितना 7। अब इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 20 लिखा गया है और ये 21 लिखा गया है, तो ये 21 और इंटू में कितना 20, जब गुणा करा देंगे 21 दूना 42 आ जाएगा, तो 420 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इनका जो LCM होगा वो 420 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो 420 हो जाएगा, तो LCM HCF निकल गया। अब जो है हम लोग अगर आप, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप आंसर की जांच नहीं कर सकते क्योंकि 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहें तो अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो आप LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते थे। अब वेरीफाई करने के लिए आपको LCM मेथड जो आपने छोटी क्लासेज में सीखी हैं, जो इकट्ठे रख के डिवीजन मेथड से काट देते हैं, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, वरना अपना आंसर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं तो दूसरा देखिए कैसे लगाएंगे इनको। 17 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, तो इनका जो फैक्टर होगा वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो मतलब 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब लाइन खींचेंगे जब यहाँ पे तो जो HCF निकलेगा जो तीनों में होगा वो सिर्फ 1 होगा, तो इनका जो HCF है वो 1 हो गया, और जो LCM आएगा वो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, या फिर आप कहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 17 का यहाँ करेंगे तो 17 3 51 की 1 हासिल कितना आ जाएगा 5, 17 दूनी 34, 34 और जो है 5 39, 5 हासिल आया था ना यहाँ से। 17 3 51 की 1 हासिल कितना आ गया 5, और 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और गुणे में कितना 29। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 391 का मल्टीप्लाई कराना है 29 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 9 जा 81 की 1, और कैरी कितना हो जाएगा 8, और 9 3 जा 27, 27 में जो है 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। एक बार फिर से देखिए, 9 1 9 हो जाएगा, 9 9 81 के 1 हासिल कितना आ जाएगा 8, 9 3 27, 27 8, 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 5 35 हो जाएगा। और यहाँ कराएंगे तो 2 1 के 2, 2 9 18 के 8, 2 3 6 और 1 हासिल 7, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल कितना आ जाएगा 1, 7 3 10 और 1 कितना 11, तो आ जाएगा अपना यहाँ पे कुल मिला के 1133, उसके बाद यहाँ लास्ट में 9 आ जाएगा। तो ये अपना LCM हो जाएगा, और इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा। जब भी आपको प्राइम नंबर ही दिखेंगे तो उनका जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तो तीसरा देखिए क्या है, तीसरे में अब 8 है, तो 8 को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 3। आगे 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2। आगे 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी 2। अब देखिए लाइन खींचेंगे यहाँ पे, अगर मन करे तो यहाँ पे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर सकते हैं। तो HCF क्या होगा, जो तीनों में है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि तीनों में सिर्फ और सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 को भी 9 को और तीनों को डिवाइड कर दे इकट्ठे, तो इसलिए इनका जो HCF आएगा 1 आएगा। 1 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। LCM कितना आएगा, तो अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM में जो चीज़ कॉमन है उनको तो लेते ही हैं। अब यहाँ पे कॉमन तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई मतलब नहीं होगा, तो सिर्फ जो है इन सब का करा लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इनका यानी कि यही तीनों आ जाएंगे LCM में। तो 2 की पावर 3 8 की इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25।
तो आप इनका जो है मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, इंटू 9 होता है, और यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 1800 आ जाएगा इस क्वेश्चन का एलसीएम। तो 1800 आया एलसीएम। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें इन 3 क्वेश्चन दिए गए थे, इनके एलसीएम निकालने थे, तो बहुत ही आसान था। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को लगा लेते हैं यहाँ पे जो है मिटा के, इसको जल्दी से रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमसे इसमें कह रहा है कि एचसीएफ आप 306 एंड 657, यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ वो 9 है। तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो अब आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 नंबर दिए गए, उनका एचसीएफ दिया गया है। तो किसका किसका एचसीएफ दिया गया है, तो यानी कि 306 और यहाँ पे जो है 657, इनका जो एचसीएफ है वो हमको दिया गया है। कितना दिया गया इनका एचसीएफ, 9 दिया गया है। तो एलसीएम इनका हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना आसान है, आपको एक फार्मूला लिखाया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। जब भी 2 नंबर पता हो और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू पता हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इनका सोल्यूशन देखिए क्या है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में क्या, एचसीएफ। कोई भी आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जो अपना कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्रम विनिमय नियम, वो फॉलो होता है, आगे पीछे करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर अपना 306 है और जो सेकंड नंबर है वो 657 है, बराबर एलसीएम हमें निकालना है, इंटू एचसीएफ अपना कितना है, 9 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम बराबर क्या आएगा, तो 306 गुणे 657, इस चीज़ को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा। अब जो है डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, कौन कटेगा, ये कटेगा क्या, 6 3 9 और इधर 4 6 5 11 11 7 18, तो कोई एक काट लेते हैं, इसको काट लेंगे, सही रहेगा। तो काट देंगे इसको, 9 7 63, 2 बच गया, 27 हो गया, 9 3 27। तो जो एलसीएम निकलेगा वो आ जाएगा 306 और गुणे में कितना यहाँ पे 73। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 306 में गुणा करा लेंगे 73 से, 3 छक 18 की 8, 1 आ जाएगा हासिल, 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक, 7 छक 42 के 2, 4 7 3 21, 8 2 1 3 आ जाएगा, 9 4 13 के 3, 1 हासिल है, 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 22 33 8। तो जो एलसीएम निकलेगा वो आ जाएगा 22 33 और यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है आपको एलसीएम ही निकालना था। तो अगर आप चाहें तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकती हैं, लेकिन जब एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू पता हो और वो दोनों नंबर भी पता हो जिनके हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालने हैं, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ये सरल पड़ता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो थोड़ा जो है आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में भी अपना टाइम जो है ख़राब करेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हाँ, कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का जो इकाई का अंक है या जो अंतिम अंक है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जो है करा चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे भी हम यहाँ पे करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि जो 6 की पावर n है, इसमें ये जो 6 की पावर n है, इसमें n की कोई क्या ऐसी वैल्यू है, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए जो 6 की पावर n है, संख्या जो 6 की पावर n है, उसका इकाई का अंक 0 दिखेगा, यानी कि अंतिम अंक 0 दिखेगा। तो आपको बताया था कि कभी भी अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे एक बार क्वेश्चन को और अच्छे समझा देते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि n का कोई मान है क्या जिसके लिए जो संख्या आएगी
उसके अंतिम अंक 0 से समाप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप जो है ये कुछ ऐसा कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 की पावर 2 n का मान 2 रख लिया तो यहाँ पे 36 आ गया, तो लास्ट में 6 दिखा, n का मान 3 रख दिया तो 216 आ जाएगा, तो लास्ट में फिर से देखिए कितना दिखा आपके यहाँ पे 6 दिखा। क्या ऐसे n का कोई और मान है जिसके लिए लास्ट में 6 ना दिख के 0 दिखेगा, लास्ट में 6 ना दिख के 0 दिखेगा? तो ऐसा आपको मान बताना है, क्या है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको हमेशा जो बेस में नंबर बैठा है उसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर इस बेस वाले संख्या यानी कि जो आधार में बैठा हुआ संख्या है अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का कोई जोड़ा आएगा, किसका? 2 × 5 का कोई जोड़ा आएगा। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 × 5 का कोई जोड़ा आएगा, जोड़ा मतलब पेयर 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तब लास्ट में 0 दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर 2 और 5 का एक जोड़ा दिखेगा तो लास्ट में एक जोड़ा होगा, सॉरी लास्ट में एक 0 दिखेगा। अगर 2 × 5 के दो जोड़े होंगे तो लास्ट जो अंक आएंगे दोनों 0 0 दिखाई देंगे। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे जो बेस में बैठी हुई संख्या है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है? 2 × 3 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 × 3 आ गया, 2 मतलब 2 और 5 का पेयर नहीं दिखा, तो इसका मतलब है कि n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए जो 6 की पावर n संख्या है उसका अंतिम अंक 0 होगा। बस इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे बिकॉज या चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे? 6 के अभाज्य, चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का 2 × 5 का कोई भी जोड़ा मतलब पेयर नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n के लिए n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए, या ऐसे लिख देंगे n का कोई मान संभव नहीं है, बस यही पे ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे लिखना है। इंग्लिश में इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज़ नो एनी पेयर ऑफ 2 × 5, सो there is no any possible value of n for which the given number 6 की पावर n has end with 0। तो आप जो है इस तरह से आप इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में हमने आपको बोल दिया, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस तरह से करना होगा। आपको कभी भी अगर पावर में इस तरह से नंबर देके पूछता है तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और 2 × 5 का कोई पेयर ढूंढना होगा। अगर है तो n का कोई मान है तो n का कौन सा मान होगा ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि क्या कोई n का ऐसा पॉसिबल मान है, संभव मान है जिसके लिए लास्ट का जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगा। सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमसे पूछा है कि इसमें कह रहा है कि 1 मिनट मिटाना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को भी करा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर
वाई इज़ अ कंपोजिट नंबर, मतलब ये क्यों एक भाज्य संख्या है इसका हमें व्याख्या करना है। यानी कि जो संख्या जिस संख्या की बात की जा रही है ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13, और दूसरी संख्या है अपनी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में कितना यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आप सभी को पता है कि जो भाज्य संख्या होती है वो जो है किसी और नंबर से भी वो कट जाती है 1 के अलावा, मतलब उसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब वो स्वयं से तो कटेगी ही कटेगी, 1 से भी कटेगी, एक और कोई नंबर होगा जो उसको काटेगा, कम से कम एक और नंबर होगा, एक और खुद को छोड़ के तीसरा कोई नंबर होगा जो उसको ज़रूर काटेगा। ठीक है, यानी कि उसका जब हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं तो उसके कम से कम 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्यों प्राइम कंपोजिट नंबर है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 2 से कटती है, अगर कोई संख्या 2 से कटती है इसका क्या मतलब होगा, अगर कोई भी संख्या 2 से कटेगी इसका मतलब उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से कटा होगा तो 3 से होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 6 की बात करते हैं, जैसे देखिए जो 6 है, 6 क्या 2 से कटता है, तो आप बोलोगे यस 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो 6 को हम 2 × समथिंग लिख सकते हैं, सम इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 8 की बात करते हैं, 8 4 से डिवाइड होता है तो आप बोलेंगे हाँ होता है, तो अगर 4 से डिवाइड है तो 8 को 4 × समथिंग लिखा जा सकता है। तो मतलब अगर किसी संख्या में 4 गुणे समथिंग सम इंटीजर लिखा गया है, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड है। 3 गुणे कुछ इंटीजर लिखा है तो वो 3 से डिवाइड है। 18 गुणे कुछ इंटीजर लिखा है तो वो 18 से डिवाइड है। इसका मतलब अगर किसी संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका मतलब वो नंबर उससे कट जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 गुणे 15 लिखा है, 18 गुणे 15 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है, अब ये 18 गुणे 15 लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये जो भी संख्या होगा, कौन 18 गुणे 15, ये 18 गुणे 15 करने पे जो भी संख्या आया होगा वो 18 से कटेगा या फिर 15 से कटेगा। तो आपको ये दिमाग में जो है रखना है। ठीक है, अगर जो किसी नंबर से गुणा हुआ है इसका मतलब उस नंबर से वो नंबर कटेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है तो देखिए कैसे करते हैं। अब आप सभी को यहाँ पे पता चल रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए करना क्या है इसमें। तो ये जो 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 लिखा गया है, और अपना 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 लिखा है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें 13 कॉमन है, तो यहाँ से 13 कॉमन हो गया। तो 13 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 11 13 कॉमन हो गया, इंटू में 1 आ जाएगा, कॉमन लेने का मतलब 1 आ गया, और प्लस में कितना यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी वाली संख्या में देखिए आप यहाँ पे जो है 5 है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 7 × 6 × 5 की जगह 1 आ जाएगा, इंटू 4 × 3 × 2 × 1 लिखे चाहे ना लिखे, चलिए लिख देते हैं, और प्लस 5 की जगह भी कितना 1 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी नंबर होगा एक इंटीजर होगा, ये जो भी नंबर होगा एक इंटीजर होगा, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, अब ये 13 तो नहीं हो सकता है, कोई दूसरा ही नंबर होगा, तो इसका मतलब इस नंबर में 13 से गुणा हुआ है। अब ये कोई दूसरा नंबर है, कोई दूसरा नंबर है, ये पूरा ये 13 तो नहीं ना, 13 से ज़्यादा है ना, हम पूरे की बात कर रहे हैं, इसको छोड़िए, हम इस पूरे नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है वो 13 तो नहीं है, 13 से बड़ा होगा। अब ये नंबर 13 नहीं है, लेकिन इसमें 13 से गुणा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर 13 से कट रहा है। ठीक है, 13 नहीं है फिर भी दूसरे नंबर से कट रहा है। जब कोई नंबर दूसरे नंबर से कटता है 1 को छोड़ के, इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि भाज्य संख्या होता है। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई संख्या। अब संख्याएं लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको भी देखिए ये 13 से कट रहा है, और इस नंबर में ये जो पूरा बड़ा सा नंबर लिखा गया है ये 5 नहीं है,
ये 5 नहीं है, फिर भी ये 5 से जो है कट रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा नंबर और 5 से कट रहा है, यानी कि दूसरा नंबर दूसरे नंबर से कट रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई संख्याएं 13 व 5 से भाज्य हैं, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये 13 से कट रहा है और ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। दी गई संख्याएं 13 व 5 से भाज्य हैं, क्रमशः लिख देते हैं यहाँ पे। दी गई संख्याएं 13 व 5 से क्रमशः भाज्य हैं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। ध्यान में आपको ये रखना कि अगर कोई दूसरा नंबर है और दूसरे नंबर से कट रहा है तब पक्का वो एक कंपोजिट नंबर है। हम देखा यहाँ पे 5, यहाँ 13 से गुणा हुआ है, इसका मतलब 13 से कट रहा है ये नंबर। यहाँ 5 से गुणा हुआ है, इसका मतलब ये 5 से कट रहा है। तो इस तरह से करना है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिख देंगे, बिकॉज द गिवन numbers has divisible by 13 and 5 respectively, so they are ऐसे लिख देंगे, so they are composite number। कंपोजिट नंबर्स, तो आपको इस तरह से जो है यहाँ पे लिखना है। क्रमशः मतलब 13 इससे कट रहा है और 5 उससे कट रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे जो है कोई दूसरा, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 13 होता, 13 से कट रहा था, तब यहाँ पे डाउट होता। अब ये 13 तो नहीं है, फिर भी ये 13 नहीं है, फिर भी 13 से कट रहा है, इसका मतलब कोई दूसरा नंबर वो 13 से कट रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर की है पहचान है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर जो है 6। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ जो है एक वृत्ताकार सर्कुलर वे है, मतलब रास्ता है, रोड है। आगे कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। यानी कि सोनिया उस मैदान का, जो वृत्ताकार मैदान है, उसका एक चक्कर लगा लेती है 18 मिनट में, और जो रवि है वो मैदान का एक चक्कर लगा लेता है 12 मिनट में। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही जगह से चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जहाँ से वे चलना प्रारंभ किए थे, कितना समय लगेगा उनको दोबारा से मिलने में। एक बार तो वो मिले ही हैं, क्यों? क्योंकि जब वो स्टार्ट करेंगे चलना तो वो मिले ही हैं, यानी कि मिले थे, लेकिन वो दोबारा कब मिलेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है, कितने समय बाद हमसे वो पूछा जा रहा है। ठीक, एक सोनिया है और दूसरा रवि है। ठीक है, तो क्या कहा क्वेश्चन में, सोनिया को जो है मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना देर का टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सोनिया को, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना देर लग रहा है भैया, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। 18 मिनट का समय यहाँ पे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लग रहा है। ठीक है, और रवि को जो है मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट का टाइम लग रहा है, यहाँ पे 12 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, अब दोनों एक ही जगह, अब देखिए एक सर्कुलर पाथ है ऐसे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से जो है, यहीं से सोनिया और यहीं से जो है रवि, दोनों इधर की तरफ चलना जो है यहाँ पे शुरू करते हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब इधर से भी लगा सकते हैं कि इधर से चलना शुरू कर रहे हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको ये ध्यान में देना है।
ऐसे चलने देना। ठीक है, तो अभी तो ये दोनों साथ में ही हैं। मान लेते हैं कि पी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो दोनों पी पॉइंट पे हैं, दोनों अभी मिले हुए हैं। जब ये चलना शुरू करते हैं तो दोबारा से कब मिलेंगे, आपको जो है यहाँ पे ये चीज़ बतानी है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और जो है जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप कर लेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे सच में एलसीएम ही निकलेगा, लेकिन एलसीएम ही क्यों निकलेगा इस चीज़ को हम यहाँ पे पूरा डिटेल से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे ये सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करते हैं तो मान लेते हैं कि जो है हाँ कि यक्ष चक्कर लगाती है सोनिया और वाई चक्कर लगाता है रवि, तब एक दूसरे को जो है वो दोबारा से मिल जाते हैं। ठीक है, यक्ष चक्कर यानी कि सोनिया यक्ष चक्कर लगाती है और रवि वाई चक्कर लगाता है और तब दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना सोनिया यक्ष चक्कर में, माना ऐसे लिख देंगे, माना सोनिया यक्ष चक्कर लगाती है तब रवि से मिलती है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, सोनिया के द्वारा रवि से मिलने के लिए कुल लगाया गया चक्कर वो कितना है, यक्ष है। ठीक है, माना सोनिया ने यक्ष चक्कर लगाए या सोनिया द्वारा लगाया गया जो चक्कर है वो कितना है, यक्ष है। या ऐसे लिख दो, तथा रवि द्वारा लगाया गया चक्कर कितना, वाई है। यानी कि वाई चक्कर रवि लगाता है तब वो सोनिया से मिल जाता है। अब आप लोग ज़रा मुझे बताइए, अगर सोनिया यक्ष चक्कर लगाती है तो कितना समय लेगी? एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट लग रहा है, तो यक्ष चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, यक्ष चक्कर ये लगाएगी, वाई चक्कर ये लगाएगी, दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, दोबारा से तिबारा 4 बार 5 बार भी मिलेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि दोबारा कब मिलेंगे। तो यक्ष चक्कर लगाती है, ये वाई चक्कर लगाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा यक्ष चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा? एक चक्कर में 18 मिनट, तो एक चक्कर में 18 यक्ष मिनट। और रवि द्वारा हटाओ इसको यार, यहाँ पे हो जाएगा रवि द्वारा वाई चक्कर लगाने में लगा समय। रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो वाई चक्कर लगाएगा 12 वाई मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे एक बार फिर से यक्ष और वाई क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भाई वो पता नहीं कितने एक चक्कर में हो सकता है, एक चक्कर वो लगाई हो, एक चक्कर वो लगाई हो, तब मिल गए हों। सोनिया 5 चक्कर लगाया हो, रवि 8 चक्कर लगाया हो, तब मिला हो, पता ही नहीं कितने चक्कर में मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो सोनिया है वो यक्ष चक्कर लगाती है तब रवि से मिल जाती है, और जो रवि है वो वाई चक्कर लगाता है तब सोनिया से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, क्योंकि एक चक्कर की वैल्यू कितना समय लगेगा ये दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर वो एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेगी। और ये वाई चक्कर लगाता है, एक चक्कर में 12 मिनट का टाइम लगता है, तो वाई चक्कर में 12 वाई मिनट लग जाएगा। अब आप सभी को ध्यान यहाँ पे देना होगा, जितना समय सोनिया को रवि से मिलने में लगा होगा, उतना ही समय रवि को सोनिया से भी मिलने में लगा होगा। अगर सोनिया रवि से 12 मिनट बाद मिलती है तो रवि भी तो सोनिया से 12 मिनट बाद ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो 12 मिनट बाद मिल रहा है वो 18 मिनट बाद मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दोनों को मिलने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों समय हैं वो क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। यानी कि ये जो यहाँ पे 18x और जो 12y मिला, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये बराबर होने का मतलब ये है कि ये भी कुछ नंबर बन जाए, ये भी कुछ नंबर बन जाए, तो बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर तब होगा जब, ध्यान से देखिए, या तो ये क्या बन जाए, हाँ, तो ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों या तो ये 36 हो जाए,
मतलब ये 18 और 12 की मल्टीपल जब आ जाएंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, हमेशा याद रख के रहिए आप लोग। 18 का और 12 का जो भी मल्टीपल होगा वो उसी पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो 18 और 12 का मल्टीपल जो भी होगा उनमें जो सबसे पहले, वो कह रहा है कि दोबारा से कम मिलेंगे, इसलिए जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा, सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होगा यानी कि जो सबसे छोटा वाला गुणज होगा वो यहाँ पे जो है लिया जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे समझिए ना बात को समझिए, इन दोनों का 18 और 12 का जो सबसे पहला वाला मल्टीपल होगा 18 व 12 का गुणज, यानी कि ऐसा संख्या जो 18 और 12 दोनों के पहाड़े में आता हो, तो एक तो 36 आ जाएगा, अगला कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। लेकिन ये 72 बाद में आ रहा है और 36 पहले आ रहा है, समय दोनों बराबर हो जाएगा ना। जैसे अब ये भी 36 मिनट हो जाए और ये भी 36 मिनट हो जाए, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। या ये 72 मिनट हो जाए और ये भी 72 मिनट हो जाए, भाई समय बराबर लगाना दोनों को, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये तो बाद में हो रहा है ना, और ये पहले हो रहा है। पहले हो रहा है मतलब एक बार तो मिले थे स्टार्टिंग में, ये दोबारा से ये मिलेंगे 36 मिनट जब दोनों का टाइम रहेगा तब। और ये जो मल्टीपल वाली बात चलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एलसीएम में क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। यानी कि जो अपना न्यूनतम गुणज होगा, दोनों में जो न्यूनतम कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि न्यूनतम उभयनिष्ठ जो गुणज होगा वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम होगा। तो 36 जब ये दोनों हो जाएंगे और ये 36 क्या है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः कि ये दोनों बराबर होंगे, ये सब नहीं लिखना है। अतः हाँ लिख देंगे, अतः दोनों को एक दूसरे से, अतः नहीं चूँकि दोनों को एक दूसरे से मिलने में, यहाँ नहीं दिख रहा है यार, ऊपर लिखना पड़ेगा। अतः दोनों को एक दूसरे से मिलने में बराबर समय लगा, ये सब नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लीजिए भैया, इसका आंसर आ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जो है कहीं पे, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा यार, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दोनों को एक दूसरे से मिलने में बराबर समय लगा होगा, ठीक है। यानी कि दे हैव टेकन इक्वल टाइम टू मीट ईच अदर, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से मिलने में बराबर समय लगा होगा, और ये चीज़ें बराबर तब हो पाएंगी जब इनका एलसीएम होगा। तो अतः जो मिलने का समय होगा, अतः मिलने में लगा समय, पुनः मिलने में लगा समय बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 18 व 12 का एलसीएम। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो निकालेंगे, तो 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 की पावर 2, और 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू में कितना यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी। यहाँ पे दोनों कॉमन है, बड़ी पावर पकड़ते हैं, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 36 जो हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट का टाइम ये लोग दोबारा से लेंगे, 36 मिनट का समय दोबारा से लेंगे, मतलब 36 मिनट का समय ये लेंगे तब ये दोबारा मिलेंगे। 72 मिनट का समय लेंगे तो ये एक बार और मिल जाएंगे। इस तरह से जो इनका मल्टीपल चलेगा समय बराबर होने के लिए, उनमें ये बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन दोबारा से ये 36 मिनट के टाइम पे मिलेंगे। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझना था कि एलसीएम ही क्यों निकालना पड़ा। अगर मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट बता देता कि इन सबका एलसीएम ही निकाल लो। आपको एग्जाम में सीधे डायरेक्ट एलसीएम ही निकाल लेना, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर लिखना चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना लिख देंगे तो सही रहेगा। तो इस तरह से ये करेंगे और बाद में ये चीज़ें यहाँ पे उठा के लिख देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। और
इस तरह से हमारी जो पहली वाली प्रश्नावली है 1.1 ये कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग जो है इसको एक बार बिना देखे ही आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको ज़रूर ये बिना देखे ही आपको ये लग जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ। 1.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाने के लिए अगर कोई इंट्रोडक्शन पार्ट बनता है तो उनके ऊपर इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे वाले लेक्चर में।